नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी रिटायरमेंट को कैसे प्लान करें और उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काम करने की कोई उम्र तो नहीं होती, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे अंदर मैच्योरिटी भी आती जाती है। कभी कभी थका हुआ भी फील करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, किसी भी एज का कोई भी पर्सन इसको देख सकता है। बट स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिनकी एज 45 और 50 के अराउंड अभी चल रही है। क्योंकि ये रिटायरमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ कि हम अपनी आने वाली जो रिटायरमेंट है उसको कैसे प्लान करें, ताकि जब हमारी एक एज हो जाए हम अपनी रिटायरमेंट को भी हैप्पीली इंजॉय कर सके। देखिए, वैसे तो काम करने की कोई एज नहीं है, बट एक है ना कि 60 साल की एज आते आते अंदर से ही इंसान थका हुआ महसूस होने लग जाता है। उसे लगता है कि बस अब 60-70 साल का हो गया हूँ, अब मुझे आराम से बैठ जाना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए, कि काम नहीं हो पा रहा। बट अगर हम एक्टर या एक्ट्रेस को देखें तो वो उनकी एज का तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, अपना केयर करते हैं। बट जो मिडिल क्लास फैमिली है वो काम में इतना ज्यादा फंस जाती है कि उसको अपना केयर करने का, अपनी हेल्थ केयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। चाहे घर की कोई महिला है या फिर बाहर जॉब करने वाला कोई इंसान है, हर कोई जब एक एज आती है, जब वो 50-60 साल के बाद जब 60 साल का होने लगता है, तब उसको अंदर से एक मैच्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन एक थका हुआ भी महसूस करता है भी, अब मैं 60-70 साल का होने जा रहा हूँ तो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि हम कल को किसी पर बोझ ना बने। किसी पे बोझ बनना तो बात की बात है, सबसे बड़ा बोझ होता है फ्री रहना। फ्री रहना तो अपने आप में ही बोझ है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फ्री रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा। मुझे भी कई बार, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, इवन यानी कि संडे को भी। हाउस वाइफ को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें कि जब हमारी रिटायरमेंट की एज आए तो हम उससे पहले ही कुछ ऐसा प्लान कर लें कि जब कभी हमारी 70 साल की एज है, फिजिकली हम लोड नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा प्लान कर लें भी कि हम सिटिंग जॉब कर सके, अपना बैठ करके कमा सके, या फिर हमारा पैसा ही हमें पैसा कमा करके दे। क्योंकि आज अगर आप कल की चिंता करेंगे तभी ना आपका पैसा आपको पैसा कमा करके देगा। अदरवाइज आप घर में बैठे हो, घर में एक या दो पर्सन ही है कमाने वाले, लेकिन खर्चा कितना है, आज महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में जो 10-20 साल के बाद महंगाई होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, और तब घर का खर्चा कैसे चलेगा। और वो टेंशन आपको आज ही लेनी पड़ेगी। और आज ही क्यों लेनी पड़ेगी, मतलब अभी से क्यों लेनी पड़ेगी, वो इसीलिए क्योंकि अभी आपकी वो एज है जब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। अभी आपकी वो एज है जब आप भाग दौड़ कर सकते हो। अभी वो आपकी एज है जब आप ज्यादा सोच सकते हो, भाग दौड़ करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट 60-70 साल के जब आप हो जाओगे तब आप में वो उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं बचेगी कि आप भाग दौड़ कर सको या फिर आप रिस्क ले सको। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आज आपको अपना कल प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो हर किसी को करनी चाहिए, वो मेल हो फीमेल हो सबको करना चाहिए, वो है आपकी हेल्थ केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सेहत से बड़ा कोई धन नहीं है। हेल्थ की जो केयर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को हम किसी पे बोझ ना बने। भाई हड्डियां सलामत रहनी चाहिए। तो अपनी हेल्थ की सबसे पहले तो आप केयर कीजिए अपनी हेल्थ की। एंड नंबर 2, आप सोचिए कि अभी आपके जो घर के खर्चे हैं वो कितने हैं। आज आपका खर्चा कितना हो रहा है, हर महीने कितना आप खर्च कर रहे हैं घर पे, और आपकी इनकम कितनी है। अब मान लीजिए कि अगर महंगाई की दर 5% के हिसाब से बढ़ती है, तो आने वाले 10-20 सालों में या आने वाले 30 सालों में वो महंगाई कहाँ पहुंच जाएगी। और क्या आप हर महीने जब आप रिटायर हो जाओगे, हो सकता है किसी को पेंशन आ जाए, लेकिन क्या उसी से आपका घर चल जाएगा, क्या वो खर्चों से हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि आज 50,000 का खर्चा हो रहा है, हालांकि वो खर्चे उससे ज्यादा हैं, तो सोचिए कि आने वाले 10-20 सालों में तो भाई कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उसके लिए भी तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो खर्चे हमारे जो डेली बेसिस पे भी होते हैं और मंथली बजट बनाते बनाते आ जाते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा।
क्लियर? उसके लिए आप बजट अपना बना लीजिएगा, एक डायरी और पेन खरीद लीजिएगा, उसी में ये सारा चीज आप नोट कर लीजिएगा। किस किस ने ये प्लान बनाया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आपने देखा है, उसके लिए थैंक यू। और हाँ, जरूर बताइएगा कि आपने फुल वीडियो देखा है या नहीं देखा है और आपको कैसा लगा है। आपके जो व्यूज है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे भी लगा कि शायद मैं जो अच्छा चीजें कर रही हूँ, जो एक अच्छा स्टेप मैंने लिया है, वो अच्छा भी है या नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना बजट बनाओगे। अब दूसरा बजट आपने क्या बनाना है कि अभी से आपके घर के जो भी खर्चे होते हैं, जो डेली बेसिस के भी होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। मैं देखो टैली पढ़ाती हूँ, अकाउंटिंग बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं ना, आप उसको एक डायरी बना लो अपनी खर्चे वाली। मान लो कि घर में अगर बिस्किट का पैकेट भी आया है, चाहे कुछ भी आया, आप उस डायरी में लिख लो। उस डायरी में लिखने से क्या, इवन यानी कि बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस के खर्चे, बिजली का बिल, दूध का बिल, जो भी आपके बिल वगैरह हैं, वो आप एक पेपर पे लिख लो। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, मैंने टैली की वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको देख करके मेंटेन कर सकते हो। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सेल में करना चाहते हो आप एक्सेल में भी कर सकते हो। ठीक है, आप हर महीने जब लास्ट आए, मंथ के एंड में जब आप देखोगे ना उस डायरी को पलट के, जब आप कैलकुलेशन करोगे, चाहे आपने एक्सेल में शीट बनाई हुई है, अगर आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना कि हम अपने जो डेली बेसिस के जो खर्चे हैं वो एक्सेल में कैसे मेंटेन करें। मैं उसके लिए अलग से वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप जब मंथ के एंड में चेक करोगे ना कि आपके घर के खर्चे कितने निकले हैं, फिर आपको पता चलेगा ओ ये मेरे खर्चे निकल के आए हैं। उसमें से जो आपको लगेगा कि ये अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, उसको आप हटाइएगा। क्योंकि हटाने के बाद जब आप देखेंगे कि हाँ अभी इतना पैसा हमारे पास हर महीने बच रहा है, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए अच्छा है। ठीक है, अब ये हमारा इन्वेस्ट का हो गया। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान देंगे। अर्ली इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कि ये कि आपको अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा जो है वो सेव करना होगा और उसको इन्वेस्ट करना होगा। सेव का मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप जाओ अपने बैंक में जाके जमा करवा दो। इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? कितना बैंक को इंटरेस्ट दे देती है? आई थिंक 4% तक, 3, 3.5, 4 इतना परसेंट आपको जो है सालाना ब्याज वो देती होगी। उसके मुकाबले अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात तो इन्वेस्टमेंट की है ना, ताकि कल को आपका पैसा आपको पैसा कमा के देख सके। तो अगर आप कल को अगर चाहते हैं कि कोई बिजनेस सेटअप करें, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, कि तो उसके लिए आपको आज ही प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे आने वाले 10-20 सालों में ये अपना बिजनेस शुरू करना है। वो ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो आप जानो, क्योंकि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसके बारे में अभी से प्लान बनाना शुरू कीजिए कि आपने अगर कोई बिजनेस रन करना है, शुरू करना है, आपको कितना पैसा चाहिए, क्या क्या चीज लगेगी उसके लिए। आप खुद सोचिए कि अगर आप आने वाले 5-10 सालों में भी सेटअप कर लेते हैं, चाहे आप अभी शुरू कर लेते हैं 6 महीने 1 साल के बाद, क्योंकि उस ब्रांड को बढ़ते बढ़ते उसको जानने के लिए, अपनी मार्केट को स्टैब्लिश करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जल्दी सोचना पड़ेगा, अर्ली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और हाँ जिनकी एज कम है, जो 20-25 साल के हैं, ठीक है, तो उनको भी अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप अभी से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तब आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ में अर्निंग भी करते हैं। वो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सेविंग्स जो है, वो पैसा है वो सेव हो जाता है। ठीक है, सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बैंक में ही रखा है, आप गोल्ड, सिल्वर, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बिजनेस का जो भी आपका प्लान है वो भी आप कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने पास एक डायरी पे जरूर लिखिए। उसके लिए जो जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको अभी से जानना होगा। वेबसाइट बनानी है, उसके लिए भी आपको खर्चा चाहिए ना। तो क्या क्या चीजें लगेंगी, आप सारा एक कॉपी पेन लिख करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना करके दे दूंगी। नंबर 2, कि आपके जो ऐसे कोई लोन चल रहे हो जिन पे आपको बहुत ही ज्यादा ब्याज पड़ रहा हो, जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, जैसे होम लोन वगैरह हो गया या क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह, उसको आप कम कीजिए। अब जो
ज्ञान की बात वो ये है कि जो भी आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो बुक्स हैं, उनको जरूर पढ़िए। जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड बहुत ही अच्छी बुक है, फाइनेंस से जुड़ी हुई बुक है, जो आपको बताती है, नॉलेज देती है कि आपने अपने पैसे को कमाने के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है। मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। 20-20 लाख उनके अकाउंट में ही पड़ा हुआ था, बट वो पैसे उनके ऐसे ही खर्चे हो गए और अभी उनके हाथ में ना तो कोई इनकम का सोर्स है, ना ही कोई फ्यूचर है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए अपने कल का प्लान आज ही करें, ताकि आप अपनी रिटायरमेंट को हैप्पीली इंजॉय कर सकें। एलआईसी पॉलिसी हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क कवर रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता ही है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप एलआईसी की पॉलिसी कोई भी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको कोई जानकार है, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।